जसलीन एक खूबसूरत मॉडल है। उसकी सुंदरता का चर्चा इस कदर है कि वो जहाँ जाती है उसकी तारीफ उससे पहले वहां पहुंच जाती है। जसलीन 4 साल से गौरव के साथ रिलेशनशिप में है। गौरव एक बिजनेसमैन है और जसलीन से शादी करना चाहता है। एक दिन गौरव ने जसलीन को मिलने बुलाया। जसलीन, तुम तो इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हारे पास मुझे मिलने का भी टाइम नहीं होता। आपको पता है ना गौरव, मैं शूट में बिजी रहती हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। वैसे आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी ना? जसलीन, मेरे घर वाले मुझसे 2 साल से शादी के लिए बोल रहे हैं और मैं उन्हें बार बार टाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें और मना नहीं कर सकता। तुम जसलीन गौरव की बात काटते हुए कहती है, क्या गौरव, आपने फिर से शादी का राग आलापना शुरू कर दिया? हमारी इस बारे में पहले बात हो चुकी है ना? मेरा करियर पीक पर है, मुझे बहुत सारी कंपनी के मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। मैं शादी करके किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जसलीन, किसने कहा कि शादी के बाद करियर बर्बाद हो जाता है? मैं तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा वो करूंगा, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो। मेरी माँ ने लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज जसलीन, शादी के लिए हाँ कर दो। गौरव के बार बार समझाने पर जसलीन ने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन जसलीन की सास सुमित्रा देवी ने अपने बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों की शादी की सभी रस्में अच्छी तरह से निपट गई और तुम दोनों अपने अपने कामों में दोबारा व्यस्त हो गए, लेकिन मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। इसलिए तुम दोनों मुझे एक पोता दे दो ताकि मेरा भी दिल लगा रहे। अपनी सास के मुंह से बच्चे की बात सुनकर जसलीन गुस्से से तमतमा उठी और बोली, माँ जी, कैसी बात कर रही हो? बच्चा अभी से? ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्या हुआ जसलीन, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? माँ ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? देखो गौरव, तुम्हारे कहने से मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन बच्चों के झंझट में मैं नहीं पड़ने वाली। मैं एक मॉडल हूँ, बच्चों के चक्कर में आकर अपना फिगर खराब नहीं करना है मुझे। ये कहकर जसलीन गुस्से से वहां से चली गई। बेटा, तू ही समझा अपनी पत्नी को। आज नहीं तो कल तो बच्चा करना ही है ना। तुम दोनों की उम्र बढ़ती जा रही है और अधिक समय हो गया तो बच्चे होने में भी बहुत दिक्कत होगी। समझ रहा है ना बेटा मेरी बात? हम, आप चिंता मत करो। वो आपने अचानक उससे बच्चे की बात की ना, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। मैं उसे समझाऊंगा। आपकी बहू बहुत समझदार है, आप चिंता ना करो। गौरव ने माँ को तो समझा दिया, लेकिन खुद चिंता करने लगा कि जसलीन को कैसे समझाएगा। वो शादी के लिए इतनी मुश्किल से मानी थी, अब बच्चे के लिए। एक दिन मौका पाकर गौरव ने फिर से जसलीन से बात करने की कोशिश की। जसलीन, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? अगर मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू माय लव, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता दूंगी। वैसे सब कुछ ना बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो अब ये बताओ, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अरे बच्चे के बारे में। और किस बारे में? गौरव, आप दोबारा वही बात क्यों कर रहे हो? मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन जसलीन, आज नहीं तो कल हमें बच्चा करना ही है ना। जितना लेट करेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी। गौरव, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी मुझे बहुत काम मिल रहा है। बच्चा होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और फिगर खराब होने का मतलब है करियर खराब। बच्चा होने के बाद तुम दोबारा मॉडलिंग शुरू कर देना। और वैसे भी अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूंगा। बच्चा होने के बाद कौन मुझे काम देगा? एक मॉडल के लिए उसकी शारीरिक खूबसूरती कितनी अहम है, ये बात आप जानती हो ना, फिर भी ये सब बोल रहे हो। और मुझे पता है आप मेरी सारी डिमांड पूरी कर सकते हो, लेकिन मॉडलिंग करना मेरा शौक है, मेरा सपना है। लेकिन जसलीन, लेकिन विकिन कुछ नहीं। आपने शादी के लिए मुझे फोर्स किया तो मैंने शादी कर ली। अब बच्चे के लिए फोर्स कर रहे हो, लेकिन मैं बच्चे के लिए अपना करियर खराब नहीं करना चाहती। प्लीज इस बारे में आप आगे कोई बात नहीं करेंगे, और अपनी माँ से भी बोल दे कि वो मुझसे इस बारे में कोई बात ना करे।
जसलीन ने गौरव और अपनी सास की कोई बात नहीं मानी। वो अपना मॉडलिंग करियर बनाने में लग गई और गौरव अपना बिजनेस बढ़ाने में। सुमित्रा अपना अकेलापन दूर करने के लिए समाज सेवा करने लगी। उसने अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाया और अपना सारा समय उन अनाथ बेसहारा बच्चों के साथ बिताने लगी। इसी तरह कई साल बीत गए। अब जसलीन एक सुपर मॉडल बन चुकी थी। जसलीन, अब तो तुम खुश हो ना? तुमने बचपन से जो सपना देखा वो पूरा कर लिया। अब तुम एक कामयाब मॉडल बन चुकी हो। अब तुम्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल चुकी है। हाँ गौरव, और इस कामयाबी में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। गौरव, मैं सोच रही हूँ कि अब हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। जसलीन की बात सुनकर गौरव हैरान होकर बोला, चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह कई साल और बीत गए, लेकिन उन्हें बच्चा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को दिखाने के बाद भी जसलीन की गोद खाली ही रह गई। उसे इस बात का एहसास हो गया कि जो भी हुआ है वो उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। जसलीन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने अपनी सास और पति से माफी मांगते हुए कहा, माँ जी, गौरव, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने मॉडलिंग करियर को लेकर इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। आप दोनों ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने आपकी बात समझने की कोशिश नहीं की। अरे अब रोने से क्या फायदा बहू? पहले तो तुमने हमारी बात नहीं मानी और अब जब तुम्हें अकल आई तो बहुत देर हो चुकी है। जो अपने घर के बड़ों की बात नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है। अब पछताने से क्या होगा? चुप हो जाओ माँ, वो बेचारी पहले ही इतना परेशान है, ऊपर से आप उसे ताने सुना रही हो। अब माफ कर दो उसे। इसे माफ कर दूं? इसकी वजह से हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और तू इसे माफ करने की बात कर रहा है। कितना मनहूस दिन था जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी। बस करो माँ, जसलीन से नादानी से गलती हो गई है, लेकिन इसने कभी ऐसा नहीं चाहता कि हम हमेशा बेऔलाद रहें और सबको अपना करियर बनाने का हक होता है माँ। गौरव की बात सुनकर जसलीन रोने लगी। गौरव, मुझे माफ कर दो। जिंदगी के सफर में तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकी। हमेशा अपने करियर को ही अहमियत दी। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मुझे माफ कर दो। जसलीन को इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि उसने अपनी सास और पति की बात नहीं मानी। अब जसलीन उसी अनाथ आश्रम के अंदर जा रही है जो उसकी सास सुमित्रा देवी ने बनवाया है। गौरव बाहर खड़ा होकर उसे अंदर जाता हुआ देख रहा है। जसलीन के हाथ में कुछ पैकेट है जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, किताबें और खाने की चीजें हैं। जसलीन की आंखों में पश्चाताप के आंसू के साथ गहरी खामोशी है। सोनिया दिखने में बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणी लड़की थी, लेकिन जब से सोनिया शादी करके ससुराल आई थी तब से उसे बहुत बुरी आदत लग गई थी। कैसी आदत? वो तो स्टोरी देखकर ही आपको समझ में आएगा। एक सुबह डिंग डोंग, घर की डोरबेल बजती है और सामने सोनिया की ननद खड़ी होती है। अरे दीदी, आज इतनी सुबह कैसे आ गई आप? भाभी, चिंटू मिंटू नानी मामी से मिलने के लिए जिद कर रहे थे। रात में तो दोनों ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया कि मुझे नानी के घर जाना है, मामी से मिलना है, इसीलिए सुबह सवेरे ही चली आई। अच्छा किया दीदी आ गई। वैसे कोई थैला नहीं लाई? कैसा थैला भाभी? मेरे और चिंटू मिंटू के एक्स्ट्रा कपड़े तो यहाँ पड़े ही रहते। ससुराल भी कौन सा दूर है, इसलिए ऐसे ही चली आई। नहीं, मेरा मतलब था ससुराल से खाली हाथ ही आ गई आप। हाँ तो क्या हुआ? खाली हाथ यानी गिफ्ट, मिठाई कुछ तो लाना चाहिए था। ऐसे मुंह उठाकर कौन आता है? आप तो जैसे मायके थैला भर भर कर ले जाती होगी। मेरी इतनी अच्छी तकदीर कहाँ? यहाँ से भर कर ले जाने के लिए इस घर में कुछ होना भी तो चाहिए दीदी। मेरे मायके वाले तो वैसे भी अमीर हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब मेरी भाभी मायके जाती है ना तो हम गाड़ी भर भर कर मीठा, कपड़े, गिफ्ट और बहुत सारे सामान देते हैं उन्हें। अरे बहू ससुराल से खाली हाथ जाए ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। हो गई मायके की बड़ाई, तो दूर हटो, घर के अंदर जाने दो। जब देखो तब मायका पुराण शुरू कर देती हूँ।
बहू मायके से ससुराल लेके जाती है सामान, ससुराल से मायके नहीं। आपको तो बस पॉइंट मिल जाए तारीफ का। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बहू को आदत है मायके की बड़ाई की। इसी चक्कर में वो ससुराल और मायके में हमेशा तुलना करती रहती है। ऐसे ही एक शाम में, ए जी, बाजार जा रहे हो तो पाव किलो जलेबी लेते हैं आना। बस पाव किलो? हाँ तो 4 लोग कितना ही खाएंगे जलेबी? हमारे यहाँ तो 2 ही लोगों में 2 किलो जलेबी आती है। मम्मी पापा खुद तो खाती हैं, बची हुई मोहल्ले में बांट देते हैं। बड़े अमीर माता पिता है ना तुम्हारे बहू, हम तो उतना ही मंगाते हैं जितना खा सके। क्यों फालतू में कुछ वेस्ट करना, और बचा हुआ कुत्तों को दे देते हैं। अरे पड़ोसियों को देने से तो वही बेहतर है। आपको क्या पता, मीठा बांटने से प्यार बढ़ता है ना? तो थोड़ा मीठा बोल भी लिया कर। हैं? जा खाना बना। और आप क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, जाके लेके आओ ना अब। हाँ। फिर ससुर जी मार्केट चले जाते हैं। वहीं शाम में जब पति घर आता है कमरे में, डार्लिंग देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, साड़ी। बस साड़ी? नहीं ना, झुमके भी है साथ में। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। ये 400 रुपए वाली साड़ी में मैं कैसे दिखूंगी? और झुमका लाना ही था तो सोने का लेते। ये 100 रुपए के झुमके मेरे कान पर शोभा नहीं देते। ये कैसी बात कर रही हो सोनिया? कितने प्यार से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ लाया है। हाँ तो थोड़ा और प्यार दिखाकर जेब भी ढीली कर देते तो कितना अच्छा होता। पता नहीं मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी इस गरीब खानदान में क्यों कर दी। अरे मेरे घर में तो बस कांचीवरम और बनारसी साड़ी ही आती है, या फिर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई साड़ी। और मैं तो बस सोने के झुमके ले आने के लिए कहती पापा से, पर मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए डायमंड के इयररिंग्स लेकर आते, और भैया भी भाभी के लिए डायमंड सोने की ही लाते हैं। मैं ही ये लोहे पीतल में जी रही हूँ। फिर सोनिया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। क्या इतना बुरा गिफ्ट दिया मैंने इसे, जो ये मुझे इतना सुना कर चली गई। बेचारा पति बिना किसी गलती के बीवी की बक बक सुन के उदास हो जाता है। वहीं सोनिया को तो मानो ससुराल की बातों को मायके से कंपेयर करने की बीमारी थी। हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता था उसका। ऐसे ही एक दिन जब सोनिया की ननद कपड़े सिल रही होती है, अनजाने में उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं भाभी, कपड़े सिलते हुए ना सुई चुभ गई। बैंडेड लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। अरे देखो कितना खून निकल रहा है, रुको अभी एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ। हैं? 2 बूंद खून की वजह से एम्बुलेंस को कॉल करने की क्या जरूरत है? अरे अगर खून की कमी हो गई बॉडी में तो, और 2 बूंद खून भी बहुत होता है माँ जी। रुको मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ दीदी। मैंने बैंडेड लगा दिया है, शाम तक ठीक हो जाएगा। ओके? क्या जमाना आ गया है, किसी की भलाई सोचने लायक ही नहीं है यहाँ। कल को कुछ हो गया ना तो ससुराल वाले कहेंगे आपके कि बहू के मायके वाले कंजूस हैं, दवा तक नहीं करा सके। ऐसे ही एक बार ना मेरी भाभी के हाथ में साड़ी की पिन चुभ गई थी। हमने 2 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रखा था जब तक घाव नहीं भर गया। हाँ, आप लोगों से अच्छे तो मेरे मायके वाले हैं, कंजूस तो नहीं है कम से कम। फिर शुरू हो गया इसका मायका पुराण। फिर दोनों माँ बेटी अपने अपने काम में लग जाती हैं। बोलना ही बेकार है। वहीं शाम में जब सभी चाय के लिए बैठे होते हैं, पापा वो लेनदारों का फोन आ रहा है बार बार, आप बात कर लो ना, वैसे भी रिश्तेदारी है, थोड़ा तो समझ कर ले सकते हैं ना। बेटा मेरी बात तो हुई तेरे फूफा जी से, वो एक सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं आज के आज पैसे चाहिए, बहुत समय हो गया। बस आते ही होंगे वो। कौन पापा जी? अरे तेरे फूफा ससुर बेटा। आते ही होंगे, नहीं साले साहब आ गया। अरे जब पैसे दे नहीं सकते थे तो लिए क्यों? देखो 1 साल होने आया, अब तक बकाया है। हमारा भी घर परिवार है, ज़रूरत है, कैसे चलेगा बताओ? भैया रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन पैसों का हिसाब किताब तो अपनी जगह है ना। हाँ जीजा सही बात है, बस कल परसों में पैसे मिलने वाले हैं तो दे देता हूँ। वैसे भी 10,000 ही तो बाकी है, वो भी ब्याज, मूलधन तो चुकता हो गया है। हाँ तो क्या ब्याज के पैसे भूल जाऊँ क्या? परसों आता हूँ, राम राम। फूफा जी पानी तो पी के जाओ। अब जब पैसे मिलेंगे तभी पीऊंगा। कैसे रिश्तेदार हैं आप लोगों के?
अरे हमारे तो रिश्तेदार पैसे दे के भूल जाते हैं, और यहाँ देखो मूलधन दे दिया है फिर भी ब्याज के लिए आके खरी खोटी सुना कर जा रहे। खैर गलती भी तो आप लोगों की है। मेरे मायके में तो कभी पैसे लेने की नौबत ही नहीं आती। मम्मी पापा मजबूत सेविंग्स करके रखते हैं। जब इतनी ही जरूरत थी तो मुझे कह दिया होता, मम्मी पापा से मांग लेती। बहू, तेरी शादी में गहने बनवाने के लिए ही लिए थे पैसे, तब नहीं थे तो अब मांग ले। अरे माँ जी, मांग तो लेती अगर पहले बताए होते तो। मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं ना, मालदीव्स गए हैं घूमने। क्या झूठ कहती है बहू। परसों ही समधी जी को मैंने भंडारे में खाना खाते देखा। जहाँ मंदिर का भंडारा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया था ना, वहीं साथ में 4 पूरी एक्स्ट्रा बांध कर ले गए समधन के लिए। ये सुनकर तो मानो बहू की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपसे पहचानने में गलती हो गई होगी। अब बूढ़े हो रहे हो ना तो याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है। या तो पापा को कोई बहुरूपिया होगा। वैसे भी ना उनकी अमीरी देखकर 4 लोग और उन्हें कॉपी करते हैं। वो तो छुट्टियों में मालदीव्स गए हैं। ये देखो फोटो। इसमें तो बस समंदर दिख रहा है। मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? अरे वो तो कैमरा के पीछे है ना, नहीं तो फोटो कौन खींचेगा। चलो मैं किचन में चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। एक दिन ना ये खुद ही मुक्के खाएगी अपने मायके वालों के चलते। छोड़ो ना माँ, क्या पता सच बोल रही हो। कौन सा हम उनके घर रहकर आए हैं। हाँ ये भी ठीक है। वहीं एक दोपहर। सोनिया, आज तुम्हारे भैया तुमसे मिलने आने वाले हैं शाम में। कुछ अच्छा बना लेना अपने भैया के लिए। अच्छा भैया आ रहे हैं, तब तो मैं उनकी पसंद की ही डिश बनाऊंगी। पनीर के पकौड़े, मशरूम की सब्जी, वेज क्रिस्पी, पुलाव, पूरी, बटर मसाला, पनीर के पराठे भी बना दूंगी। डेजर्ट में राजभोग आइसक्रीम फुल्ली लोडेड विद काजू बादाम। यार रहम करो हम पर। नॉर्मल खाना भी तो बना सकती हो जो सब इजीली खा सके। तुम महीने भर की सब्जी के पैसे एक ही दिन में उड़ा दोगी, और इतना हैवी खाना खाएगा कौन? अरे ये भी तो नॉर्मल ही है ना, इनफैक्ट मोर टेस्टी है भैया की पसंद का जो है। इससे अच्छा पनीर बना दो और साथ में खीर। जलते हो ना आप मेरे मायके वालों से। अरे आपको पता है मेरे मायके में जब कोई आता है ना तो मम्मी पापा कुक को कहकर उसकी पसंद का खाना बनवाते हैं। और तो और हर मेंबर की अपनी अपनी पसंद का खाना। वो अपने मन से कुछ भी खाने को नहीं कहते उन्हें। पता नहीं मैं किस गरीब खाने में आ गई। पति के पास पनीर और सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए भैया का पसंद का खाना बनाने के लिए मना कर रहे हो। मम्मी को कह रही थी कि आपने बराबरी में मेरी शादी करो, फिर भी मम्मी ने जबरन मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया। कहाँ आ गई मैं शादी करके गरीब खाने में। अरे बहू रो मत, तुझे जैसा सही लगे वही बना ले बस अपने भैया के लिए। हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ फिर महीने भर दाल रोटी से काम चला लेंगे। अरे चुप रहो जी, कभी कभी बहू की भी सुन लेनी चाहिए ना। वहीं शाम में जब बहू का भाई आता है तो वो बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत करती है। और फिर खाने के समय जब सोनिया उसे खाना परोसना शुरू करती है। दीदी ये सब मेरे लिए? हाँ भाई, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये सब खाने का नाम क्या है दीदी? अरे ये तेरी पसंद का है ना? नहीं, इसमें तो प्याज और रोटी तो है ही नहीं। माँ तो वही देती है, मुझे वही पसंद है क्योंकि उसके सिवा कुछ मिलता भी तो नहीं ना। अरे मम्मी जी ये ना मजाक कर रहा है, इसकी मजाक करने की बुरी आदत है। मैं परोसती हूँ ना भाई, खा के बताओ कैसा बना है खाना। अरे वाह दीदी, लाजवाब। ये सब ना बहुत टेस्टी खाना है। मैंने तो कभी इतना टेस्टी खाना देखा ही नहीं था। और खाना तो छोड़ो, इसे स्मेल भी नहीं किया था। आपकी शादी तो बहुत अच्छी घर में हो गई है, मजा आ गया दीदी। बहू के भाई की बात सुनकर सब बहू को देखने लगते हैं। वहीं बहू बहुत ही ज्यादा अटपटा गई। अरे आप लोग ना गलत मत समझो, भैया को ना कैरेक्टर चेंजिंग की बीमारी है। कभी कभार ये भूल जाते हैं कि ये कौन है, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। भैया अब खाना खा चुके ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ, चलिए। अब तक तो घर वाले समझ ही चुके थे कि बहू कुछ चीजें छुपाने की कोशिश कर रही है,
लेकिन कब तक? इसके बाद बहू सुधर जाएगी या बहू की मायके पुराण वाली आदत बढ़ती जाएगी? सोनिया अपने भाई को छोड़कर घर में आती है। छोड़ आई अपने भाई को बस डिपो तक। बस डिपो तक क्यों? मेरे मायके वाले आप लोगों की तरह गरीब थोड़ी ना है। वो बस में नहीं, प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं। पापा ने अपनी प्राइवेट जेट भेजी थी भाई के लिए, उसी से गया है। अच्छा, तो यहाँ हेलीपैड तेरे पापा ने बनवाया या वो भी प्राइवेट जेट की तरह हवा में उड़कर आया बहू? माँ जी, कुछ पता ना हो ना तो आप अपना गटर जैसा मुंह खोला ही मत करो। पापा का प्राइवेट जेट एडवांस है, वो रोड पर भी लैंड कर जाता है और उसे हेलीपैड की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, तभी बाहर से किसी के शोर की आवाज आती है। ये बाहर आवाज कौन कर रहा है? तभी एक पड़ोसन घर के अंदर आती है। अरे ओ सुलोचना बहन, मेहमान तो कम से कम अपने स्टैंडर्ड के रखा करो। कैसे कैसे भिखारियों को घर में ले आती हो, मोहल्ले वालों को तकलीफ होती है। अरे क्या हुआ, हमने किस भिखारी को बुला लिया? अरे वही कुछ समय पहले जो आदमी आपके घर आया था। वो तो बहू का भाई था। अरे जो भी हो, पहले बाहर तो देखो। वो मेरे पालतू कुत्ते टॉमी पर सवार होके उसे लेके जा रहा है। हैं? ये क्या कह रही हो? तभी सभी बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बहू का भाई पड़ोसन के कुत्ते टॉमी पर बैठा था। चल मेरे कुत्ते टुकड़ुक टुकड़ुक टुक, चल मेरे कुत्ते टुकड़ुक टुकड़ुक टुक। भाई ये क्या कर रहा है तू? अरे देखो ना दीदी, ये चल ही नहीं रहा है। बहू, तू तो कह रही थी कि ये प्राइवेट जेट से गया। तेरे पापा की प्राइवेट जेट अकेले ही उड़ गई क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है भाई फिर से दूसरे कैरेक्टर में घुस गया है। मैंने 100 रुपये दिए थे ना बस से घर जाने को, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा 100 रुपया बचाकर पैदल ही घर चला जाता हूँ, लेकिन फिर सोचा पैर दर्द हो जाएगा, इसलिए ना ये कुत्ते पर बैठकर जाने लगा। लेकिन देखो ना, यहाँ आंटी ने रोक लिया। सत्यानाश हो। जिसके बाद सोनिया जैसे तैसे अपने भाई को वहां से निकालती है और पड़ोसन से उसकी गलती के लिए माफी मांगती है। आंटी जी माफ करना, भाई को ना कैरेक्टर चेंजिंग की बीमारी है, इसीलिए उठपटांग हरकतें करता रहता है। कोई बात नहीं बहू। देख रहे हो जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बहू की हरकत देखकर तुम्हारी जवानी की याद आ गई भाग्यवान। तुम भी ना ऐसी ही थी, अपनी गलती मानने को कभी तैयार नहीं होती थी। आप तो चुप ही रहो। नहीं मानती थी तो आपकी माँ ने मेरी अकल ठिकाने भी तो कर दी थी ना। तो तुम भी उसी तरह अपनी बहू की अकल ठिकाने लगा दो। अब मैं कहाँ भोली भाली, मुझे तो सासू भी चालू मिली और बहू भी। हे भगवान, कैसे सुधारूं इस बहू को? क्या कहा माँ जी? आप मुझे क्या सुधारोगी और क्यों सुधारोगी? इस घर में खुद सब बिगड़े हुए हैं। और तो मेरी परवरिश तो मायके में हुई है ना, और मेरे मायके में सब सभ्य और इज्जतदार लोग रहते हैं, तो वो तो पहले से ही सुधरे हुए हैं। चलो अब मैं काम कर लेती हूँ, बहुत काम है अभी मुझे। वैसे भी मेरे मायके की तरह यहाँ कोई नौकरानी तो है नहीं, जो करना है मुझे अकेले ही तो घिसना है। वो तो वक्त बताएगा। इतने रईस जाते हैं इसके मायके वाले। ऐसे ही एक दिन भाग्यवान, आज मुंगेरी लाल ज्वेलर आया था। हमारे पुराने गहने काले पड़ गए हैं ना, वही साफ करने के लिए। ठीक है जी। वही शाम को जब ज्वेलर आता है, लो भाई साहब, ये सारे गहने साफ करके एकदम नए जैसे चमका देना। अरे इतने पुराने डिजाइन के गहने, माँ जी इन्हें क्यों साफ करवा रही हो? इससे अच्छा है कि नए ले लो गहने। और नए गहनों के पैसे कौन देगा? आप तो हमेशा ना पैसे के लिए रोती रहती है। आपको पता है, मेरे मायके में कभी माँ और भाभी को कुछ भी खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। जब चाहे तब सोना चांदी हीरा मोती खरीद लो। मेरी शादी में तो अकेले माँ ने ही 2 किलो सोना और 1 किलो डायमंड खरीदा था। आपसे ये 2 मुट्ठी सोना बदल कर नया भी नहीं लिया जा रहा है। बहू, अब हम तेरे मायके वालों जितने अमीर नहीं है ना, क्या करें? क्या ही करेंगी आप? कर्म तो मेरे फूटे हैं जो इस गरीब खाने में मेरी शादी होगी। अब जिंदगी भर यहीं सड़ूंगी मैं। अरे मत सड़े ना, अपने मायके चली जा। इतना है तो अपने पापा को कह दे कि प्रॉपर्टी लिख दे तेरा नाम। हाँ लिख तो देते, लेकिन पापा ने ना अपनी पूरी प्रॉपर्टी गरीबों में दान की है, तो पापा के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी गरीबों की है।
उनको पता है उनके बच्चे उनकी तरह मेहनती है, कमा कर खा लेंगे। अच्छा, ऐसा भी है क्या? नहीं तो क्या। फिर बहू ठुमकते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन पति थका हारा उदास घर लौटता है तो क्या हुआ जी, बहुत उदास लग रहे हो? कुछ नहीं, वही डेली बॉस की किचकिच सुननी पड़ रही है और क्या। आप लोगों के तो बॉस भी ना आप ही की तरह है। एक मेरे पापा को देख लो, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन कभी अपने एम्प्लॉय से घमंड से बात तक नहीं करते। वो सब तो ठीक है, लेकिन ससुर जी की कंपनी कब खुली? वो तो सब्जी का ठेला लगाते थे ना हमारी शादी के समय। अमीर लोग ना कभी कभी अपनी अमीरी दिखाते नहीं, ये तो आप समझ नहीं पाएंगे। पापा इसीलिए सब्जी का ठेला लगाते थे ताकि लोगों को ये ना लगे कि इतने अमीर हैं तो घमंडी होंगे। वो लोगों को हमेशा से ये जताना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इसलिए ना। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ सोनिया। वैसे बहू, जब तेरे पापा की इतनी बड़ी कंपनी है तो इस निठल्ले को अपने पापा से कहकर कंपनी में ही जॉब दिलवा दे, पेमेंट भी अच्छी मिल जाएगी। क्या पापा जी कैसी बात करते हो? अब आप ही बताओ, रिश्तेदारी में प्रोफेशन अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, वैसे भी रिश्तेदारी में बुराई होती है, वरना मैं तो कब का पापा को कहकर इनकी जॉब स्विच करवाने वाली थी। लेकिन ये सब ठीक नहीं है ना। कल को इन्होंने पापा की कंपनी में गरीबों वाली हरकत कर दी तो मेरे पापा की इज्जत की तो भजिया तल जाएगी ना। अरे मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। तो कौन से अच्छे हो? महलों के सपने दिखाकर मुझसे शादी किए और मुझे ला के इस गरीब खाने में पटक दिया। खैर, ये तो बहू की आदत हो गई थी, जिससे अब ससुराल वाले बुरी तरह तंग आ चुके थे। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बहू को कैसे सबक सिखाया जाए। वहीं एक दिन, मासी जी कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए, अब आप इसी शहर में हो तो मेरे ससुराल आ जाओ ना। अब तू इतना कह रही है बेटा तो मैं मिलकर ही जाती हूँ तुझसे। वैसे भी ना मेरी फ्लाइट की टिकट 1 हफ्ते बाद की है। ठीक है मौसी जी। जिसके बाद सोनिया घर को सजाने में लग जाती है। बहू, अभी तो दिवाली भी नहीं आई, घर क्यों सजा रही है? इस गरीब खाने को थोड़ा ढंग का बना रही हूँ। मेरी मौसी आ रही है, देखेंगी तो क्या सोचेंगी, किस गरीब घर में मेरी शादी हो गई है। जब देखो तब बुराई ही करती रहती है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं इसे अपनी बहू बनाकर ले आई। इसी तरह सास बड़बड़ाकर वहां से चली जाती है। वहीं बहू बड़बड़ाते हुए घर का काम करने लगती है। शाम को जब डोरबेल बजती है, देख तो बहू कौन आया है। मेरी मौसी आने वाली थी ना, वही आई होंगी। बहू दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी थी मौसी। सोनिया जाके झट से मौसी को गले लग जाती है। अरे मौसी, कितने दिनों बाद दिखी आप, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर, सच में। बहू बोले जा रही थी लेकिन मौसी है कि कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। उनका तो मुंह का ढक्कन खुला हुआ था और वो बस घर को देखे जा रही थी। क्या हो गया मौसी, ऐसे क्या देख रही हो? जानती हूँ मम्मी पापा ने मुझे इस गरीब खाने में उठाकर पटक दिया है, अब क्या कर सकती हूँ। आइए, जो है यही है अब। बेटा बहुत अच्छा है जो है, और इससे बेहतर क्या चाहिए तुझे? जानती हूँ शादी के बाद तो सब सांत्वना ही दे सकते हैं। चलिए आप बैठे मौसी, मैं खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। फिर बहू अपनी मौसी की खातिरदारी में लग जाती है। वहीं मौसी बैठकर अपनी समधन से बातें करती है, हंसी मजाक करती है। लो मौसी, पानी पियो। मौसी फिर से खाने की ट्रे को देखने लगती है जिसमें 2 तरह के बिस्किट और नाश्ता रखा था। मौसी ऐसे मत देखो ना, आप ऐसे देखती हो तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। अब मेरा ससुराल मायके से छोटा है तो क्या ही कर सकते हैं। बहुत ही है बेटा इतना, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही खाऊंगी, हैं? इतना खा लूं वही बहुत है। अरे इतने में क्या होगा समधन जी, मैं बाहर से जलेबी और कचौरी मंगा लेती हूँ। नहीं नहीं, इतना बहुत है। मौसी के मना करने के बाद भी सास बाहर से नाश्ता मंगाती है और जब तक मौसी घर में रहती है सब उनकी खूब खातिरदारी करते हैं और खातिरदारी होते देख मौसी बस देखती ही रह जाती है। वहीं बहू हमेशा गरीबी वाला डायलॉग चिपकाती रहती है और जब मौसी के जाने का समय होता है, बेटा अब मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट का समय हो गया। जी मौसी, आराम से जाना, मैं बहुत मिस करूँगी आपको। मैं भी बेटा। अरे समधन जी, ऐसे कैसे जा रही हैं आप? क्यों, क्या हुआ? रुकिए, मैं अभी आई।
फिर सास कमरे में जाके मौसी के लिए साड़ी, मिठाई और विदाई के पैसे ले आती है। ये लीजिए। अरे अरे, ये क्या है? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही है बहन जी। घर में आए मेहमान खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। अरे पर बहुत बहुत शुक्रिया। मौसी जानती हूँ मेरे मम्मी पापा जितना नहीं है, लेकिन अब जो भी है रख लीजिए। बस कर सोनिया, कितनी हाँकेगी बेटा। जब से मैं आई हूँ मायका 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 लगा रखा है बस। अरे एक झोपड़ी है वो भी ढंग से नहीं बनी। मैं तो सोच रही थी बुराई ना करूं, लेकिन अब क्या ही करूं तू ही बता। तेरे घर जब भी आती थी ढंग से पेट भर खाना भी नहीं मिला, विदाई तो दूर की बात, और यहाँ तेरी सास विदाई, कपड़ा, मिठाई सब दे रही है। सच में सोनिया बेटा, तेरे तो भाग्य खुल गए इतना बड़ा ससुराल पाके, वरना तेरी माँ जैसा हाल होता तेरा भी। चलो चलती हूँ मैं, नमस्ते। खैर मौसी जी तो चली गई, लेकिन जाते जाते बहू के मुंह पर ताला लगा कर गई। सोनिया को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उस दिन के बाद सोनिया ने मायके की झूठी बड़ाई करना एकदम से छोड़ दिया। हाँ, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां रीना और सुनीता नाम की दो अति बुद्धिमान बहुएं रहती थीं। दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर और लापरवाह थी। हर काम लापरवाही से करने की उनकी आदत के चलते उनकी सास वीना अपनी दोनों बहुओं से बहुत परेशान रहा करती थी। बहुओं को लाने से पहले वीना यही सोचती थी कि बेटों की शादी हो जाए तो वो घर गृहस्थी के मोह बंधन से छूटकर राम नाम में समय बिताएगी, लेकिन उसकी बहुओं ने तो जैसे उसके अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया था। जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं थी उनके अंदर। एक दिन, अरे ये नल खुला छोड़कर कहाँ चली गई? पानी इस तरह बर्बाद किया जाता है क्या? अरे मम्मी जी, इतनी ठंड हो रही है, अगर नल खोलते ही बर्तन धोने लगो ना तो हाथ ही जम जाते हैं, इसलिए मैं तो 15-20 मिनट नल खोलकर छोड़ देती हूँ। उसके बाद जो पानी आता है ना वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, जिससे काम करने में उतनी दिक्कत नहीं होती। यह तो पानी की सरासर बर्बादी है। इस तरह से पानी बर्बाद करोगी तो कैसे चलेगा? बेटा, ये पानी और हवा हमें मुफ्त के मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसकी कीमत ना समझो। भाषण देना बहुत आसान होता है मम्मी जी, लेकिन जो सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी में काम करता है ना, उससे ही ये तकलीफ समझ में आती है। अब मैं पानी की बर्बादी देखूं या अपने हाथ देखूं? पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ जैसी बात कर रही है दोनों। इनसे तो बात करना ही बेकार है। कल वो सुनीता नल खुला छोड़कर सब्जी बना रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी नाली में जमा हुआ कूड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए पानी चलाकर छोड़ रखा है। बेटा, अपनी जिम्मेदारियां समझो। जीवन भर हर बात में टोकने के लिए मैं नहीं बैठी रहूंगी। वीना समझाकर चली जाती है, लेकिन बहुओं को तो न आज तक समझ में आया था न अब आने वाला था। सो उन्होंने भी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से आउट कर दिया था। शाम के समय, अरे बहू, ये पानी की भरी हुई बाल्टी को क्यों फेंक रही हो? पानी में कुछ गिर गया था क्या? नहीं मम्मी जी, कुछ गिरा नहीं है, ये पीने के पानी वाली बाल्टी है। ताजा पानी आ रहा है ना, तो सुबह का पानी फेंक कर ताजा पानी भर रही हूँ मैं। सुबह का पानी शाम तक बासी हो जाता है? ये किसने कहा तुमसे? जब बाल्टी में पानी पहले से ही था तो उसे फेंक कर नया पानी भरने का क्या तुक हुआ भला? देखो, पानी को बड़ी समझदारी से इस्तेमाल में लाना चाहिए। अगर 2 दिन के लिए पानी चला जाए ना तो पानी की एक एक बूंद की कीमत समझ में आ जाती है। तुम लोगों को 24 घंटे पानी मिल रहा है, इसलिए तुम लोग पानी की कदर नहीं समझते। हमारे जमाने में कुएं से भरकर पानी लाना पड़ता था और एक बाल्टी पानी में ही कितने काम निपटाने पड़ते थे। नहाने के लिए भी कोई एक बाल्टी पानी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। बर्तन धोने में इस्तेमाल हुआ पानी हम पौधों में डाल देते थे। और एक तुम लोग हो, अरे 1 गिलास पानी पीते हो और 1 गिलास गटर में बहाते हो। कितनी बार कहा उस पानी से कपड़े धो लिया करो, लेकिन नहीं, किसी को पड़ी नहीं। हमने तुम्हारी तरह वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल नहीं किए कि टॉयलेट के फ्लश में ही 2 बाल्टी पानी एक बार में खर्च हो जाए। लगता है मम्मी जी का लेक्चर फिर से शुरू हो गया। पता नहीं इन्हें हर बार भाषण सुनाने के लिए मैं ही क्यों मिलती हूँ। अरे क्या मैं ही पूरा दिन टॉयलेट में जाकर फ्लश चला चला कर पानी वेस्ट करती हूँ? बाकी लोग टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करती क्या? लेकिन नहीं, मम्मी जी को तो सुनाने के लिए मैं ही दिखाई देती हूँ। अरे बंदा टॉयलेट जाकर फ्लश ना करे तो क्या ऐसे ही गंदा टॉयलेट इस्तेमाल करता रहे? मम्मी जी की बातों का कोई लॉजिक ही नहीं होता।
इसीलिए मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल देती हूँ। दिमाग में टिकने नहीं देती उनकी बातों को, यही ठीक है। अगले दिन सुबह वीणा का बड़ा बेटा तुषार बाथरूम में नहा रहा होता है कि अचानक ही वो दरवाजा खोलकर बाथरूम से बाहर निकल आता है। तुषार के पूरे शरीर पर साबुन लगा हुआ था। तौलिया लपेटे हुए वो जोर जोर से मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। अरे मम्मी, ये क्या हो रहा है? मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया था और पूरे शरीर पर साबुन लगाने के बाद जैसे ही शावर ऑन किया, नल में पानी नहीं आ रहा। अब क्या करूं मैं? तुषार अभी बोल ही रहा था कि इतने में छोटी बहू रीना की आवाज रसोई से सुनाई देती है। अरे रसोई में बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, लेकिन बर्तन धोने के लिए पानी ही नहीं आ रहा। ये पानी कैसे चला गया आज? पानी ना होने से घर में सभी लोग परेशान थे कि तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मैडम, नगर निगम की वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम हो गई है। अगले 2 हफ्ते तक सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए पानी आएगा। अगर उस समय उठकर आप लोगों ने अपनी टंकी नहीं भरी तो पूरा दिन बिना पानी के ही निकालना पड़ेगा। अरे तो ये बात एक दिन पहले बतानी चाहिए थी ना। हमारी टंकी तो पहले ही पूरी खाली हो चुकी है। मैं यहाँ आधा अधूरा नहाए खड़ा हूँ, रसोई में बर्तन साफ नहीं हुआ है, यहाँ तक कि बाथरूम में जाने के लिए भी पानी नहीं है हमारे घर, और तुम अब बता रहे हो? सॉरी सर, हमारे पास भी अभी इंफॉर्मेशन आई है। फिलहाल आप पड़ोस के किसी फ्रेंड से मदद मांग लीजिए, और हाँ, कल से समय से उठकर अपनी टंकी जरूर भर लीजिएगा सर। अरे पानी बचेगा कहाँ से? तुम्हारी बीवियों को पानी बचाने की आदत ही कहाँ है? पूरा दिन रसोई का नल चलता रहता है। इसी तरह से इस्तेमाल करोगे ना तो दिन के 24 घंटे भी पानी आएगा तो भी तुम्हें कम ही पड़ जाएगा। माँ जी को तो बस हमें सुनाने का मौका चाहिए होता है। अब नगर निगम ने पानी की सप्लाई काट दी तो इसमें भी हमारी ही गलती। जैसे उन्हें रात में सपना आया था कि हम यहाँ पानी बर्बाद करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी कॉलोनी की सप्लाई रोक दी। ठीक कहा ना मम्मी जी मैंने? मैं पड़ोस वाली मिसेस गुप्ता से पूछ कर आती हूँ। अगर उनकी टंकी में पानी हुआ तो कम से कम बाथरूम जाने का काम उनके यहाँ से चल जाएगा। बाकी कल से समय से उठकर अपनी टंकी भर लियो, वरना बैठे रहना सबके सब ऐसे ही। अरे मम्मी, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? आज किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। कल से सुबह उठकर कोई ना कोई टंकी भर ही दिया करेगा। जरा सा मोटर का स्विच ही तो ऑन करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन सुबह सब लोग बड़े आराम से अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि अचानक सास वीना की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे नालायको, सोते रहो सबके सब। अभी 15 मिनट में पानी चला जाएगा, फिर पूरा दिन एक दूसरे का मुंह ताकते रहना। रीना, सुनीता, कान खोल कर सुन लो दोनों। तुमसे तो मैं आज कुएं से पानी मंगवाऊंगी, तब तुम्हारी नींद कल समय से खुलने लगेगी। घोड़े बेच कर सो रही है दोनों नालायक। इन्हें तो जरा भी चिंता नहीं कि घर के काम कैसे होंगे, खाना कैसे बनेगा। सास की कड़कती आवाज सुनकर सभी दौड़ते हुए हॉल में पहुंच जाते हैं। अरे मम्मी जी, आप जाग गई हो तो सबसे पहले मोटर चलानी चाहिए थी ना आपको। आप बिना बातों में टाइम वेस्ट कर रही हैं। सबको अपनी तरह लापरवाह समझते हो क्या तुम लोग? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही मोटर चला चुकी हूँ। अरे भाभी, आपको जिम्मेदारी का कोई एहसास है कि नहीं? सुबह उठकर आप मोटर नहीं चला सकती थी? हाँ हाँ, तुम तो यहाँ मेहमान आई हुई हो ना, तुम कोई काम थोड़ी ना करोगी। काम करने के लिए तो बस मैं ही हूँ यहाँ। मुझे बता रही है खुद उठकर मोटर नहीं चला सकती थी? बिना बात सुबह सुबह माँ जी से बातें सुनवा दी। माँ जी भी बातें सुनाए बिना कहाँ रहती हैं। मोटर चला चुकी थी, फिर भी चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। चुप रहो तुम सब। ऐसे काम को एक दूसरे के ऊपर टालने से बात नहीं बनने वाली। किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा ठीक है, कल सुबह उठकर मैं ही पानी चला दिया करूंगा। बस 2 सप्ताह की तो बात है। अगले दिन सुबह, अरे यार, बार बार अलार्म बजे जा रहा है। सुबह सुबह नींद खराब हो गई। 10 मिनट और सो लेता हूँ। 10 मिनट के बाद जैसे ही तुषार की नजर घड़ी पर पड़ती है, टाइम देखकर उसकी नींद अपने आप फुर्र हो जाती है। 6:20। भगवान, अगर 7 बजे तक टंकी नहीं भरी तो फिर पूरा दिन पानी नहीं आने वाला, और माँ तो मुझे छोड़ेगी ही नहीं। वैसे ही कल बिना नहाए पूरा दिन बिताया है, आज पानी नहीं मिला तो हालत खराब हो जाएगी। तुषार भागते हुए जाता है और मोटर चलाकर टंकी को भर देता है। तुषार ने सुबह उठकर टंकी भर दी है, ये तो सही है, लेकिन ध्यान रखना इसी टंकी से तुम्हें पूरा दिन काम चलाना है। अगर पानी खत्म हो गया ना तो बाथरूम जाने के लिए 1 लोटा भी पानी नहीं मिलेगा। और तुम दोनों महारानी हो, जरा हाथ रोक कर पानी इस्तेमाल करना। मुझे पता है तुम दोनों के हाथ बहुत नाजुक हैं, लेकिन फिर भी भगवान के लिए आज ठंडे पानी में काम कर लेना। नल खुला मत छोड़ देना।
हाँ हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, हम इतने भी पागल नहीं है कि ऐसी हालत में पानी खुला छोड़ दे। 2 दिन बाद मैंने सुबह उठकर पानी भरने की जिम्मेदारी क्या ले ली। बाकी सब लोगों की तो जैसे मौज ही आ गई। सबके सब कुंभकर्ण बने सोए रहता है। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि अगर गलती से मेरी आंख ना खुली तो क्या होगा। अरे रात को सबसे आखिर में सोता हूं मैं। पता है ना मुझे कितनी रात तक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी होती है, और सुबह भी सबसे पहले मैं ही उठूं। मैं क्या इंसान नहीं, रोबोट नजर आता हूं सबको। मैं अभी कल से सुबह उठकर टंकी नहीं भरने वाला। जिसको पानी की जरूरत हो वो खुद उठकर टंकी भर लेना। अरे भैया, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतना शोर मचा रहे हो? आपको सुबह उठने में दिक्कत हो रही है ना, तो सीधा सीधा बोलना चाहिए था। आप चिंता मत करो, कल से आप आराम से सोना, टंकी मैं भर दिया करूंगा। एक मोटर का बटन दबाने के लिए इतना एहसान जता रहे हो। अगले दिन सुबह अरे सुबह के 6 इतनी जल्दी क्यों बज जाते हैं? मेरी तो बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। इतनी सर्दी में सुबह 6 बजे कौन उठता है? मैंने भी बिना बात ये टंकी भरने वाली मुसीबत अपने सर ले ली। चल बेटा हिमांशु, अब जब जिम्मेदारी उठाई है तो टंकी तो तुझे भरनी ही पड़ेगी। अब समझ में आया कि भैया सुबह उठने के नाम पर इतने हाइपर क्यों हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से बेमन से उठकर वो मोटर स्टार्ट कर देता है। 2 दिन तक तो वो किसी तरह सुबह उठकर टंकी भर देता है, लेकिन उसके बाद उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, इसलिए रोज रोज सुबह उठकर टंकी भरने का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और अगर किसी दिन मेरी आंख नहीं खुली ना तो सब लोग बिना पानी के ही रह जाओगे। इसलिए ये जिम्मेदारी मुझसे नहीं हो पाएगी। सबकी भलाई इसी में है कि सब लोग अपनी अपनी बारी बांट लो। एक एक दिन करके सब लोग सुबह उठो और टंकी भरो, ताकि किसी एक के ऊपर बर्डन ना पड़े। आखिर पानी तो सभी को चाहिए होता है ना, और अपनी नींद भी सभी को प्यारी होती है। क्यों, सही कहा ना? वैसे बात तो तेरी ठीक ही है। कोई एक रोज रोज अपनी नींद खराब करे, उससे अच्छा है कि सब बारी बारी से उठकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। आखिर सबको एहसास होना चाहिए ना कि सुबह जल्दी उठकर पानी भरने में कैसा लगता है। जब थोड़ा कष्ट झेलोगे तभी तुम लोग पानी की अहमियत को समझ पाओगे। अरे सुनीता बहू, पत्तल क्यों लेकर आई हो? मम्मी जी, पानी का कोई भरोसा तो है नहीं, और सबसे ज्यादा पानी बर्तन धोने में ही वेस्ट होता है। इसलिए मैं ये डिस्पोजेबल पत्तल खरीद कर लाई हूँ। अब सब लोग इसी में खाना खाओ और उठाकर इन्हें कूड़े में फेंक दो। बर्तन धोने का झंझट ही खत्म, और उसके साथ ही पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, बड़ी होशियार है तू तो। काम से बचने के 101 तरीके पता है तुझे। मम्मी जी देखिए, आज से पोछा लगाने में पानी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर दिया करूंगी। बिना पानी के सब चकाचक हो जाएगा। बेटा, वैक्यूम क्लीनर होता है, और झाड़ू पोछा की सफाई झाड़ू पोछा वाली होती है। घर में जब तक पोछा ना लग जाए मेरे मन को संतोष नहीं होता। इस वैक्यूम क्लीनर को हिलाने से अच्छा है कि तू 1 बाल्टी पानी भरकर रख लिया कर। पूरा घर चमक जाएगा उतने में। 3 दिन तक हिमांशु, तुषार और वीणा पानी भरते हैं। अगले दिन सुबह रीना के उठकर टंकी भरने की बारी थी, लेकिन रीना 1 नंबर की गैर जिम्मेदार थी। उसने तो सुबह 6 बजे उठने के लिए घड़ी में अलार्म तक नहीं लगाया था। 7 बजे उठकर जब सास वीणा रसोई में जाकर नल खोलती है तो देखती है कि नल में तो पानी नहीं है। रीना बहू, टंकी भरने की आज तुम्हारी बारी थी ना। 3 दिन से हम लोग पानी भर रहे थे तो सब ठीक था। आज तेरे ऊपर छोड़ दिया तो देख ले क्या हुआ। वो मम्मी जी, पता नहीं कैसे मुझे इतनी गहरी नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह के 6 बज गए। हद होती है बेशर्मी की। इस तरह गैर जिम्मेदारी से घर चलाओगी तुम। अब क्या करे, बाथरूम जाने के लिए भी पड़ोसियों से लोटा भर के पानी मांगे। अब जो हो गया सो हो गया मम्मी, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसा करते पानी का टैंकर मंगा लेते हैं। फिलहाल तो उससे काम चल जाएगा, बाकी बाद में देख लेंगे। 2 गुने रेट में टैंकर मंगाकर उस दिन तो किसी तरह काम चल जाता है। अगले दिन सुनीता को सुबह उठकर टंकी भरनी थी। जब ये रीना उठकर टंकी नहीं भर सकती तो मैं क्यों भरूं? मैं अभी आराम से सोऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। अरे अगर कल टैंकर आ सकता है तो आज भी तो मंगवा ले टैंकर। मैं तो वैसे भी बच्चों के चक्कर में रात में अच्छे से सो भी नहीं पाती। मैं नहीं उठकर टंकी भरने वाली। जिसको उठना है उठ जाए। सुबह कितनी शर्म की बात है, हमारे घर में इतने सारे लोगों के होते हुए भी कोई पानी भरने के लिए उठ नहीं पाया। मैं किसी पड़ोसी के घर नहीं जाने वाली, बैठे रहो ऐसे ही। और हाँ, आज कोई टैंकर भी नहीं आएगा। मैं बूढ़ी औरत जब पानी भरने के लिए उठ सकती हूँ तो तुम दोनों को क्या परेशानी है? तुम दोनों की काम चोरी के कारण हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे कोई एक तो ढंग की होती। मुझे तो भगवान ने दोनों बहुएं चुन चुन कर दी है, एक से बढ़कर एक।
अरे मम्मी, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मेरी मीटिंग है। चलो, बिना नहाए तो बंदा एक बार ऑफिस चला जाए, लेकिन कम से कम बाथरूम जाने के लिए तो पानी चाहिए। अरे 2 बाल्टी पानी तो बचा कर रख लेते आप लोग। अब क्या फ्रेश होने के लिए भी जंगल जाएंगे हम लोग? रसोई में सारे बर्तन भी जूठे पड़े हैं, जब तक बर्तन नहीं धुलते चाय भी नहीं बन सकती। पानी के बिना पूरे घर में त्राही त्राही मची हुई थी और सब एक दूसरे को दोष देने में लगे हुए थे। दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही थी और सासू माँ दोनों बहू को कामचोर बताकर फटकार लगा रही थी। वहीं हिमांशु और तुषार यही सोच रहे थे कि इस तमाशे से तो अच्छा होता कि वो खुद ही उठकर टंकी भर लेते, कम से कम इस तीसरे विश्व युद्ध से तो बच जाते। इसी महाभारत के बीच में अचानक उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पानी आ गया। क्या? पानी आ गया? तुम लोगों ने सुना ना, बाहर से आवाज आई? मैं अभी जाकर चेक करती हूँ। जैसे ही वीणा किचन से आवाज लगाकर पानी के आने की खबर सुनती है, घर में भगदड़ सी मच जाती है। कोई बाथरूम की ओर लपकता है तो कोई रसोई की ओर। 1 सप्ताह के अंदर ही सभी को पानी का मोल समझ में आ गया था और उन्होंने आगे से पानी बर्बाद न करने की कसम भी खा ली थी।